बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले इनइक्वालिटी के मुतालिक हम पढ़ते हैं। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं तो इसके दरमियान अगर ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाता है। यानी ये 4 पॉसिबिलिटीज़ के साथ अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है तो ये इनइक्वालिटी कहलाता है। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी आ जाए, ग्रेटर देन की जगह लेस देन सी आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, या लेस देन इक्वल टू आ जाए। अगर इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये एक्सप्रेशन आ जाए तो हम इसको लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यानी आप डेफिनेशन में सिंपल एक ग्रेटर देन का भी साइन लगा देंगी तो भी इनफ है। अदरवाइज यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कुछ भी आप लगा सकती हैं। तो एन एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास ए एक्स ग्रेटर देन सी है तो ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल में। और अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल्स में। और अगर ए ग्रेटर देन सी दो नंबर्स के दरमियान में है तो ये सिंपल इनइक्वालिटी है। और अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, सिंपल इक्वल का साइन है, तो ये इनइक्वलिटी नहीं है, ये इक्वलिटी है और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स इसके ग्राफ के मतलब अगर हम देखें इनइक्वलिटी के, तो ये हमेशा हाफ प्लेन को जो है रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे पास हाफ प्लेन बनेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। अब जो है यानी इसका जो ग्राफ है वो क्या है, हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन में कैसा होगा, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ओपन होगा या क्लोज होगा? ओपन कब होगा? अगर ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए, ये दो अगर आ जाते हैं साइन तो ये ओपन होगा, ओपन हाफ प्लेन होगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आ जाएगा तो ये क्लोज हाफ प्लेन होगा। जी स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो इस पूरी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो। इस पूरी वाई एक्सिस पे अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई कहाँ ज़ीरो होता है, पूरी एक्स एक्सिस लाइन पर जो है वाई की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इस पूरी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसलिए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरह स्टूडेंट्स ये देखें एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमारे पास आता है राइट हाफ प्लेन, क्योंकि ये देखिए ये एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा क्वाड्रेंट और ये सारा क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में जो एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ऊपर वाई की ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए भी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। वाई की नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए भी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा ये सारा राइट हाफ प्लेन जो है ये एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स एक्स लेस देन ज़ीरो नेगेटिव, तो इधर अगर हम देखें पूरे लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है, तो x लेस देन ज़ीरो इधर भी है, x लेस देन ज़ीरो इधर है, क्योंकि x यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x लेस देन ज़ीरो है। तो ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। x लेस देन ज़ीरो में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन आ जाएगा।
इसी तरह स्टूडेंट y ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो। y ग्रेटर देन जीरो कहाँ है? ये सारा y पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट यानी अपर हाफ प्लेन आएगा। ठीक है, अपर हाफ प्लेन इसमें आएगा y ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो। और y लेस देन जीरो यानी y नेगेटिव। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और अगर कोई नंबर लेस देन जीरो लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। तो y लेस देन जीरो का मतलब है कि वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में कहाँ जाएंगे हम? ये है y नेगेटिव। तो ये क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे वाला सारा पार्ट है, यानी लोअर हाफ प्लेन है हमारे पास। लोअर हाफ प्लेन सारा नीचे वाला ये आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है? y लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो। ये क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर हमारे पास आ जाएगा इसके लिए। जी स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट के मतलब का पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी लाइन ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर कट करे तो वहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट बनता है। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस पर कट करती है हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पर कट करेगी तो वहाँ पे वाई की ज़ीरो क्या होगी? वाई की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। और एक्स इंटरसेप्ट में हम वाई को ज़ीरो के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है? जब भी कोई लाइन है वो वाई एक्सिस पर कट करेगी, वहाँ पे एक्स जो हमें वैल्यू देगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, और वहाँ पे वाई इंटरसेप्ट में हम एक्स को ज़ीरो के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट की जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो ओरिजिन से लेके ए तक की जो लेंथ होगी एक्स की, वो हम सपोज कर लेते हैं ए है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। इसलिए एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हुए हम वाई को ज़ीरो पुट करते हैं। और ये देखिए, जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू, तो पहले x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x तो हमारे पास y एक्सिस पे क्या होता है? ज़ीरो, और जब y की जो वैल्यू है हम ओरिजिन से लेके इस a पॉइंट तक की जो y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं वो b है। तो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हुए हम x को क्या पुट करते हैं? ज़ीरो पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ज़ीरो, ये हमारे पास कोई इनइक्वलिटी है, और अगर हम इसको इक्वलिटी के साइन के साथ लिख दें तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनइक्वलिटी साइन को इक्वलिटी वाले साइन के साथ लिख देना क्या कहलाता है? एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाता है। इसलिए जब भी हमने किसी कोई इनइक्वलिटी दी होगी और उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे? इनइक्वलिटी साइन को इक्वलिटी के साइन के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है? हम अपनी इनइक्वलिटी में एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, अगर वो इनइक्वलिटी जो है ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो शेड ऑफ द ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। और अगर वो इनइक्वलिटी साइन जो है, ये जो इनइक्वलिटी है, ठीक है, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो जो हमारे ग्राफ का शेड है वो ओरिजिन से अवे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे हम, इफ़, ठीक है, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन इनइक्वलिटी, and if inequality becomes true then the shade of the graph is towards origin, and if inequality becomes false then the shade of the graph is away from origin। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई इनइक्वलिटी है, टू एक्स प्लस वाई लेस देन टू, ये हमारे पास कोई इनइक्वलिटी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, टू से मल्टीप्लाई, ज़ीरो प्लस ज़ीरो लेस देन टू। अब ये इनइक्वलिटी क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो शेड है, यानी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी और इस इनइक्वलिटी को जो है वो स्केच करना सिखाऊंगी। ठीक है ना, लेकिन इस टेस्टिंग पॉइंट से ये पता चलेगा कि इस लाइन को ड्रा करने के बाद इसका इसका जो ग्राफ का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाती तो इस ग्राफ का जो शेड था वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनना था।
जी स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर का जो टॉपिक का नाम है वो उसका नाम है इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमालात की जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, और उस पर जो डिस्कशन होती है, उस सारी की सारी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। अब इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? तो स्टूडेंट्स देखें, जब हम मार्केट हमने कोई चीज़ लेने जाना है, ठीक है, और मेरे पास पोस्ट टू 100 रुपीज़ है, ठीक है, और घर से मुझे भेजा जाता है कि मैंने दो चीज़ें लेके आनी है, शुगर और फ्लोर लेके आना है, ठीक है। मेरे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है। एक मेरे पास शुगर है, उसको मैं एक्स का नाम दे देती हूँ, और जो दूसरी जो क्वांटिटी चीज़ है जो मैंने लेके आनी है उसको मैं वाई का नाम दे देती हूँ, ठीक है। शुगर की क्वांटिटी जो मैंने लेके आनी है वो 2x लेके आनी है, और जो फ्लोर की लेके आनी है वो मैंने 3y लेके आनी है, और मेरे पास पैसे जो हैं वो 100 रुपीज़ हैं। तो दोनों का जो यानी दोनों क्वांटिटीज़ पे जो कॉस्ट आएगी, मेरी क्या ट्राई होगी, मेरी बेस्ट ट्राई होगी कि दोनों को ख़रीदने के बाद, ठीक है, जो मेरा उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो खर्चा आया ना, वो 100 रुपया आए, 100 आए, उससे कम आ जाए लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। यही होगी ना, क्योंकि मेरे पास है ही 100। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्या ट्राई होगी, मेरी ट्राई यही होगी कि मैक्सिमम जो उस पर जो खर्चा आना है ना इन दोनों चीज़ों को बाय करते हुए, वो 100 आए, ठीक है। वो क्या है, 100 आए, ठीक है, या इससे कम आ जाए। जो शॉपकीपर है उसकी क्या थिंकिंग होगी? अब शॉपकीपर ये कहेगा, सोचेगा कि ये दोनों चीज़ें सेल करते हुए 2x + 3y, यानी 2x किसकी क्वांटिटी है, ये मेरे पास शुगर की है, और ये मेरे पास फ्लोर की है, दोनों को यानी सेल करते हुए उसकी बेस्ट जो ट्राई होगी वो चाहता होगा कि कम से कम उसको 100 मिले, लेकिन 100 से कम ना मिले, ठीक है ना। 100 से कम ना मिले, उससे ज़्यादा हो जाए, शॉपकीपर की ये बेस्ट ट्राई होगी, ठीक है। यानी कम से कम उसको क्या मिले, 100, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी मिल जाए, लेकिन 100 से कम ना मिले। तो ये क्या है, ये लीनियर इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। जी स्टूडेंट्स, नो नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्शन को ही कहते हैं, यानी जो मीन्स ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं इसको कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है स्टूडेंट, जैसे हम मार्केट जैसे शुगर और फ्लोर लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो शुगर की क्वांटिटी है या फ्लोर की जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव ही होती है। यानी हमने 2 kg शुगर लेनी है या 3 kg फ्लोर लेना है, हम ये नहीं कहते कि हमने -2 kg शुगर लेनी है या -2 kg फ्लोर लेना है। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास शुगर की क्वांटिटी जो है, शुगर को हम एस कह देते हैं और फ्लोर को वाई कह देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दोनों को पॉजिटिव रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है, और लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि वो नेगेटिव है। तो चूंकि हमारे पास जो शुगर और फ्लोर है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इन दोनों को हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और ये हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव हम -2 kg शुगर या -5 kg फ्लोर यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। ओब्वियसली ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरा ये है कि इसको हम डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं। डिसीजन वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम मार्केट कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें पता होता है कि अब हमने शुगर लेनी है या फ्लोर लेना है, ठीक है। तो मार्केट हमें पता होता है कि हम मार्केट से क्या लेने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन, तो ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उसे फिजिबल रीजन कहते हैं। यानी आपके पास जब भी फिजिबल का वर्ड आ जाएगा तो इसका तलक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ बन जाएगा। तो हमारे पास जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन बनेगा तो उसे हम क्या करेंगे, फिजिबल रीजन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन।
इसी तरह स्टूडेंट फिजिबल सोल्यूशन की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसा सोल्यूशन जो कि फिजिबल रीजन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिबल सोल्यूशन कहेंगे। और फिजिबल सेट क्या होगा, तो फिजिबल सोल्यूशन का जो सेट अगर हम बना देंगे तो हमसे क्या कहेंगे, फिजिबल सेट कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। हमें इंशाल्लाह ताला हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये स्केचिंग भी आ जाएगी। अब फिलहाल आप ये देख लें कि ये आपके पास ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होता है। तो इस सोल्यूशन सेट की मदद से हम कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लें आप, कि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये सोल्यूशन सेट की है, ठीक है, क्योंकि इसने ये शेडिड एरिया को कवर किया हुआ है और शेडिड एरिया जो है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन है द पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन, द पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस आर इंटरसेक्ट, कि हमारे पास सोल्यूशन रीजन के वो पॉइंट, सोल्यूशन रीजन के वो पॉइंट जहाँ पे दो बाउंड्री लाइंस है, ठीक है। देखिए ये पूरी बाउंड्री है, ठीक है, लेकिन ये वाली ये भी बाउंड्री लाइन है, ये भी बाउंड्री लाइन है। ये दो बाउंड्री लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इस ये सोल्यूशन सेट, ये हमारे पास सोल्यूशन एरिया है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री, दो बाउंड्री लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब ये देखें, ये भी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये भी दो बाउंड्री लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो है ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम सोल्यूशन रीजन के पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हैं। सोल्यूशन रीजन में वो वाले पॉइंट जहाँ पे दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब इसी तरह अगर इस सोल्यूशन रीजन में मैं गोई से दो पॉइंट्स ले लूँ, ठीक है, ये दो पॉइंट्स ले लिए और इनको ज्वाइन करूँ, अब ये पूरी लाइन जो है इस रीजन के अंदर है, इस सोल्यूशन सेट के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कन्वेक्स रीजन कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, सोल्यूशन रीजन ऐसा भी बन जाता है, ठीक है। सपोज टू ये मेरा सोल्यूशन रीजन है, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, कौन से होंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये होगा कॉर्नर पॉइंट्स। अब इधर भी कोई से दो पॉइंट्स ले लें, अंदर सोल्यूशन रीजन के अंदर दो पॉइंट ले लें और अगर इसको ज्वाइन करूँ तो ये पूरे का पूरी जो लाइन है ये सोल्यूशन रीजन के अंदर है, तो इसे कन्वेक्स रीजन भी कहेंगे। ये जो ट्राइंगल की शेप का जो रीजन बना है ना सोल्यूशन सेट के लिए, तो ये कन्वेक्स रीजन भी कहलाएगा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल, एक सर्कल, अगर हमारी जो सोल्यूशन रीजन की जो शेप है, ठीक है, अगर वो हमारे पास एक सर्कल बन जाए, एक ट्राइंगल बन जाए और उसके अंदर हम दो पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और उसको ज्वाइन करें और वो सारे का सारा उस सोल्यूशन रीजन के अंदर होगा, तो ऐसा रीजन सोल्यूशन सेट तो कहलाता है, लेकिन वो सोल्यूशन रीजन तो कहलाता है लेकिन वो कन्वेक्स रीजन भी कहलाएगा, ठीक है। अगर सपोज जो मेरा कोई जो है ड्रा करती हूँ, मेरा कोई सोल्यूशन इस तरह का है, ठीक है, रीजन इस तरह का है, ठीक है, मेरा सोल्यूशन रीजन इस तरह का है, ठीक है। अब इसमें ये सोल्यूशन रीजन है मेरा, अब इसमें मैं दो पॉइंट्स लूँ, अगर ये चेक करना हो कि ये जो सोल्यूशन रीजन है क्या ये कन्वेक्स रीजन है, तो क्या करूँ, ये देखें, अब ये दो पॉइंट्स ले लिए आपने, अब इनको ज्वाइन करें, ठीक है, तो क्या ये सारे का सारा इस सोल्यूशन रीजन के अंदर नहीं है, ये वाला एरिया नहीं आ रहा, इसलिए ये जो रीजन है ये कन्वेक्स रीजन नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करें और शॉपकीपर का मकसद होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। तो जो चीज़ें हमने ख़रीदनी होती हैं वो हमारे पास सेपरेट इनइक्वालिटीज़ बनती जाती हैं। और जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो शॉपकीपर कहता है कि आप ये ना लें, ये ले लें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसको अपना उस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, उसकी ज़्यादा उसको प्रॉफिट सेव हो रहा होता है। असल में वो एक्चुअली वो बात को हिडन रख कर अपना ज़्यादा प्रॉफिट सेव कर रहा होता है। तो होता क्या है रिज़ल्ट में, कि हमारी बार्गेनिंग होती है और जहाँ पर इकोनॉमिकल सेटिंग हमारी हो जाती है शॉपकीपर के दरमियान और हमारे दरमियान, तो हम वहाँ पर वो चीज़ ख़रीद लेते हैं।
यानी जहाँ पर हमारा भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होता है और शॉपकीपर का भी जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो रहा होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? जैसे हम मार्केट कोई चीज़ खरीदने गए हैं, ठीक है, और हमारा जो पर्पज़ होता है वो हमने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये खरीद लूँ या ये खरीद लूँ या वो खरीद लूँ, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। हम उन डिफरेंट ऑप्शन में से हम वो वाली ऑप्शन अपने ऑब्जेक्टिव वो वाला सोल्यूशन अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं, वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट क्या होती है, मिनिमाइज हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह शॉपकीपर क्या होता है, उसके पास कुछ सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है, यानी कस्टमर्स आते हैं ना, तो उसके पास कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। कस्टमर क्या करते हैं, वो अपना यानी बताते हैं कि ये चीज़ जो है, जो शॉपकीपर की डिमांड होती है कि मैंने इस प्राइस में इसको सेल करना है, ठीक है। तो जो कस्टमर उसके टारगेट के अकॉर्डिंग उसको वो सोल्यूशन देगा, ठीक है, वो उसको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेगा और उसको अगर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमाइज होता हुआ नज़र आएगा तो वो उधर सेल कर देगा, ठीक है, और वो उसका क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन की जो आप डेफिनेशन पुट करेंगे वो ये है, डिफाइन करेंगे वो ये है, द सोल्यूशन विच इज़ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। द सोल्यूशन विच इज़ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑप्टिमल सोल्यूशन।